नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लास्ट क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था और उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को भी हमने अध्ययन किया था। साथ साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्ब फोर्स के बीच में क्या संबंध होता है इसके बारे में अध्ययन किया था। तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक हम पार्टिकल बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक पार्टिकल है जो कि सर्किल के बेस पे है। तो इसके केंद्र पे मान लीजिए कि आपका पॉजिटिव चार्ज है। केंद्र पे कितना चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है जो क्यू के फॉर्म में है। और यहाँ से डिस्टेंस पे एक मान लेते हैं कि हमारा यूनिट चार्ज प्लस यूनिट चार्ज काम कर रहा है, मतलब एकांक आवेश काम कर रहा है। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लीजिए कि आर ही है। इन दोनों के बीच में जो है एकांक आवेश यहाँ पे काम कर रहा है। या यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसका क्यू आवेश है और यहाँ पे एकांक आवेश पे ये आर दूरी पे एकांक आवेश काम कर रहा है। बेसिकली एकांक आवेश जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट चार्ज बोलते हैं। यूनिट चार्ज यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एकांक आवेश। एकांक आवेश और कुछ नहीं, बेसिकली में एक तरह से टेस्ट चार्ज होता है। ये क्या होता है आपका? ये एक प्रकार का टेस्ट चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश बोलते हैं। परीक्षण आवेश एक तरह से ये टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश होता है, जिसका मान हमेशा कितना होता है? +1 होता है। कभी भी जो भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम लोग यूनिट चार्ज का ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हमने यूनिट चार्ज को लिया है, यानी कि टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश को लिया हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि F इजिकल टू कितना होता है? 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R² होता है कूलम्ब के नौ से। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। चूँकि इफ यहाँ पे हमारे पास Q1 इजिकल टू Q है एंड यहाँ पे Q2 इजिकल टू हमने क्या मान लिया है? 1 यूनिट चार्ज यानी कि 1 टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश। तो इन दोनों का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा? F इजिकल टू 1/4πε0 Q1 की जगह पे Q हो जाएगा और Q2 की जगह पे 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई R²। बेसिकली इसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से डिनोट करते हैं। तो E इजिकल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/R²। ये हो जाएगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? E इजिकल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R²। यदि सपोज कीजिए कि दोनों तरफ यदि हम Q0 से मल्टीप्लाई कर दें तो Q0 इंटू E इजिकल टू 1/4πε0 Q इंटू Q0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई R²। तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं कि यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका ये वैल्यू 1/4πε0 Q इंटू Q0 डिवाइड बाई R², या निश्चित रूप से कूलम्ब फोर्स की तरह काम करता है। तो यहाँ पे Q0 इंटू E इजिकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? F लिख सकते हैं। और यहाँ से E यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इजिकल टू कितना हो जाएगा? F/Q0। F/Q0। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये हमारा एक दूसरा फार्मूला आ गया। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो फार्मूला है। एक फार्मूला है 1/4πε0 इंटू Q/R² और दूसरा फार्मूला है आपका E इजिकल टू F/Q0। उसके बाद में अब हम आगे की तरफ देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। और इसका डिफिनीसन यदि लिखना हो तो डिफिनीसन लिखना बहुत ही आसान है, हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, विद्युतीय क्षेत्र के अंतर्गत एकांक आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होती है उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे समझकर आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। मतलब क्या? एकांक आवेश के कारण ही विद्युतीय क्षेत्र में जो हमारी तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र में जो तीव्रता उत्पन्न होती है उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब उसके बाद में हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे आगे के कंसेप्ट में। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, जिसे हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। इसे समझने के लिए सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक, और पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है और यहाँ पे एक है हमारा निगेटिव चार्ज है।
तो यदि हम +1 यूनिट चार्ज या परीक्षण चार्ज या टेस्ट चार्ज को लेते हैं तो निश्चित रूप से ये इसको इधर की तरफ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षित करने के साथ साथ और यहाँ पे चूँकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो ये इधर की तरफ डायरेक्शन में मुड़ जाएगा और यहाँ पे जाते जाते इधर की तरफ हमेशा चलाएगा। उसी तरह से यहाँ से ये निगेटिव चार्ज की तरफ ऐसे जाएगा, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, यानी कि हमेशा जो यहाँ से जो चार्ज डेवलप करेगा और जो जाएगा इसका जो फ्लो होगा, यानी कि वाहक वल रेखा जो होगा वह पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ होगा, इधर से इधर की तरफ, और इस तरह से होगा। तो निश्चित रूप से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक खुला वक्र बनाता है। जब भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को देखेंगे वो हमेशा कैसा वक्र बनाएगा, हमेशा बनाएगा आपका खुला वक्र बनाएगा। दूसरा नंबर में हम लोग समझ सकते हैं कि इसकी जो स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श रेखा जिसे मान लीजिए कि ये वाला डिस्टेंस हो गया, ये वाला डिस्टेंस हो गया, या ऐसे ये डिस्टेंस हो गया, ऐसे ये डिस्टेंस हो गया, तो इसकी स्पर्श रेखा ही क्या बताती है, इसके ई यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताती है, तीव्रता की दिशा बताती है, तीव्रता की दिशा बताती है। 3 नंबर में कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, ये जो स्पर्श रेखा होता है वह विद्युत क्षेत्र की रेखा कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। विद्युत क्षेत्र की रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, एक दूसरे को नहीं काटती है, दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि सब अलग अलग जा रहा है खुला वक्र बनाकर और सबकी एक स्पर्श रेखा है। यदि एक दूसरे को काटेगी तो 2 स्पर्श रेखाएं हो जाएगा, जो कि यहाँ पे संभव नहीं है। इसीलिए विद्युत क्षेत्र की रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इसके बाद में हम लोग समझ सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो होता है कभी भी अंदर से होकर नहीं गुजरती है, चालक के अंदर ही चूँकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका विद्युत द्विध्रुव। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, विद्युत द्विध्रुव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत द्विध्रुव जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसा कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक एक और चार्ज दिया हुआ है, आपका निगेटिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक, निगेटिव चार्ज दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है और निगेटिव चार्ज दिया हुआ है। तो यहाँ पे और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया कितना दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो ध्रुव उत्पन्न हुआ उसे ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे आवेश का जो प्रवाह होता है वह निगेटिव से पॉजिटिव की तरह होता है। सबसे पहला पॉइंट है कि विद्युत द्विध्रुव में आवेश का जो प्रवाह होता है वह आवेश का प्रवाह निगेटिव से पॉजिटिव की तरह होता है। किसकी तरफ होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, पॉजिटिव तरफ होता है। ये कॉन्सेप्ट एक याद रखने की चीज़ है। तो कहने का मतलब है कि दो समान तथा विजातीय आवेश के बीच जो अल्पतम दूरी होती है, इन्हीं के कारण जो होता है वह विद्युत द्विध्रुव का डेवलपमेंट होता है। और ये आवेश जो होता है हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है, उसे ही विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, चूँकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट डिपेंड करेगा। तो देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे हो गया और उसके बाद में इन दोनों के बीच में एक दूसरा पॉइंट चार्ज हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। इस पॉइंट चार्ज पे +Q चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज पे -Q चार्ज है। इन दोनों के बीच में मान लीजिए कि 2L डिस्टेंस दिया हुआ है, 2L डिस्टेंस दिया हुआ है। ओके,
और इसे हमको डिसाइड करना है, डिफाइन करना है कि देखिए सबसे पहले तो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग डिनोट करते हैं पी वेक्टर से। वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास में मैग्नीट्यूड भी है और दिशा भी है। तो पी वेक्टर ये जो होता है मल्टीप्लिकेशन होता है कि इसका, तो दोनों में से कोई भी चार्ज ले लेंगे, क्योंकि दोनों का चार्ज तो समान है, तो क्यू और मल्टीप्लिकेशन होता है और दोनों के बीच की दूरी है उसका, तो क्यू इंटू 2L हो जाएगा। तो बेसिकली यदि इसको ठीक से लिखें तो P इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्यू इंटू एल। यह हमारा हो जाएगा क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, कहीं कहीं एल की जगह पे ए भी यूज होता है, तो पी वेक्टर इजिकल टू हो जाएगा 2 इंटू क्यू इंटू ए। इतना हो गया। यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बेसिकली क्या होगा कि आवेश जो समान आवेश जो होता है, समान या विजातीय, समान तथा विजातीय आवेश होता है, उनमें से कोई भी एक आवेश तथा उनके बीच के अल्पतम दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका यूनिट कितना होगा। तो यूनिट जो होगा, क्यू का यूनिट होता है कूलम्ब और लेंथ का यूनिट जो होता है वह होता है मीटर। तो कूलम्ब मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। और डायमेंशन देखना चाहते हैं तो इसका डायमेंशन हो जाएगा आपका कूलम्ब, यानी कि आवेश का डायमेंशन हो जाएगा 80 और लेंथ का हो जाता है आपका मीटर 80 इंटू एम। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं L0 और ये T1 हो जाएगा और उसके बाद में कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को भी बढ़िया से पढ़ लिया। अब इसके बाद में एक पॉइंट हमारा बच जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण तीव्रता अलग अलग कंडीशंस में निकालना है। तो सबसे पहला कंडीशन होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है एक्सियल पोजीशन या अनुदैर्ध्य स्थिति के लिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अब हम यहाँ से निकालना शुरू करेंगे। आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, सबसे 3 कंडीशंस होगा, अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति, इंड ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन। इसके बाद निरक्षीय स्थिति और कोई भी बिंदु के लिए हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले अक्षीय स्थिति के लिए निकालना शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है एक पॉइंट चार्ज है, जो पॉइंट चार्ज Q दिया हुआ है यहाँ पे, और इन दोनों के बीच में जो मिलाने वाली रेखा है यहाँ पे भी एक पॉइंट चार्ज होगा जो कि -Q दिया हुआ है। इसको हम बोल देते हैं A और इसको बोल देते हैं B। तो यहाँ से जो गया है एक पॉइंट P तक जो है, इसी P पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और इन दोनों के बीच में जो दूरी है वह है आपका 2L है। इन दोनों के बीच में दूरी कितना है, 2L दिया हुआ है। ठीक, तो दूसरा चीज़ क्या है, इसके मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी जो है वह कितनी है, R है। यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, R दिया हुआ है। गुड, ये डिस्टेंस समझ में आ गया। उसके बाद में समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो जाएगी वह L हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी L हो जाएगी। चूँकि मध्य बिंदु है तो इसीलिए 2 बराबर भागों में बट जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डेवलप होगा, एक डेवलप होगा ये -Q चार्ज के लिए और एक डेवलप होगा +Q चार्ज के कारण। तो -Q चार्ज के कारण जो डेवलप होगा वह इसकी दूरी A हो जाएगी, जिसको हम लोग E-Q से दर्शाएंगे। उसके बाद में इसके आगे जो है यहाँ पे एक डेवलप होगा, चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज के कारण डेवलप होगा तो इसको रिपेल करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा E+Q हो जाएगा। ठीक है, E+Q। इस तरह से E-Q और E+Q हम लोग निकाल सकते हैं। और एक्सियल पोजीशन पे है तो उसको आराम से हम लोग अलजेब्रिक मेथड से जोड़ या घटाव कर लेंगे, घटाव करेंगे। जो भी बड़ा वैल्यू होगा तो बड़ा वैल्यू में से हम छोटा वैल्यू को घटाएंगे। तो सबसे पहले गणना यहाँ पे कर लेते हैं, कैलकुलेशंस, कि इसका कैलकुलेशंस क्या होगा। कैलकुलेशंस में सबसे पहले हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं कि E-Q का वैल्यू कितना आएगा।
ई माइनस क्यू। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कितना होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यू बाई कितना होता है आर स्क्वायर, मतलब यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा पी बी, यानी कि पी बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि पी बी वेक्टर यहाँ पे काम कर रहा है, तो इक्वेशन नंबर ए 1 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1/4πε0 क्यू, पी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी बी का वैल्यू देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का एल डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ पर आर है, यहाँ से यहाँ तक निकलना है पी से लेकर बी तक। तो निश्चित रूप से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी दूरी हो जाएगी आपका आर, ये तो पूरा आर है तो आर माइनस एल हो जाएगा, आर माइनस एल पी बी की दूरी हो जाएगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये निकल गया हमारा ई माइनस क्यू, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में मान लीजिए हमको निकालना है ई प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब ए से लेकर पी तक की दूरी, यानी कि ए पी स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई ए पी का मतलब हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक आर है, और यहाँ से यहाँ तक आर है, और यहाँ से यहाँ पे एल है, यानी कि आर प्लस एल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर प्लस में है, तो निश्चित रूप से ई माइनस क्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा ई प्लस क्यू से होगा। ठीक है, तो यहाँ से घटाएंगे किसको, ई माइनस क्यू में से ई प्लस क्यू को घटा देते हैं। तो यहाँ पे घटाने के बाद में क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे देखिए परिणामी तीव्रता ई इजिकल टू हो जाएगा, परिणामी तीव्रता ई इजिकल टू कितना हो जाएगा ई माइनस क्यू और ई माइनस ई प्लस क्यू। यहाँ पे देखिए 1/4πε0 क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ से दोनों से कॉमन ले लेंगे, क्यू डिवाइडेड बाई 4πε0, यहाँ पे हो जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ से सोल्व करेंगे तो हो जाएगा q/4πε0 इंटू यहाँ से हो जाएगा r माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, इतना हो गया। तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab के बराबर होता है। तो q डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू 4rl डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ से ई का वैल्यू आ जाएगा आपका 1/4πε0 और यहाँ से हम चेंज करेंगे तो 2ql इंटू 2r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। अब हम लोग आगे करते हैं। इसके बाद में आगे हो जाएगा, देखिए ई इजिकल टू कितना होगा 1/4πε0 2ql को हम लोग p बोलते हैं, तो p इंटू 2r यानी कि 2pr हो जाएगा डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो बाद में यहाँ पे हम अब ये तो वैल्यू निकल गया हमारा, ये वैल्यू आपका फाइनल ई का निकल गया है, लेकिन हम लोग ये अक्षीय स्थिति के हो गया। इसके बाद में स्पेशल केस आते हैं। तो स्पेशल केस में क्या दिया हुआ है आपका, यदि 2l जो होता है लेस इक्वल टू r दिया रहा है, तो निश्चित रूप से e इजिकल टू 1/4πε0 2pr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया है ना। तो यहाँ से चूँकि 2l बहुत छोटा है तो निश्चित रूप से ये वैल्यू जो है
वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू 0 हो जाएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ से हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p r डिवाइडेड बाई r⁴। r से कटेगा तो r³ हो जाएगा, यानी कि E का वैल्यू कितना हो गया 1/4πε0 2p/r³। ये वाला हमारा ये एक्सियल पोजीशन यानी कि अक्षीय स्थिति के लिए हो गया। किसके लिए, अक्षीय स्थिति के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब आगे का जो भी वीडियो आएगा वो अब निरक्षीय और किसी भी पॉइंट के लिए आएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।